एट द एज ऑफ 22 जब मुझे डिसाइड करना था कि एएसओ इन सीएसएस लेनी है, इसके बाद मैंने खुद से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया एंड इट वाज अ वेरी बिग डिसीजन एंड द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर में इतनी बुरी तरीके से मैं पैनिक कर गई कि मेरा पूरा पेपर एक तरीके से खराब हो गया। कुछ मिस्टेक्स एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कि मैंने अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में। Hello everyone, I'm Bhavna Bharti. I am currently working as Assistant Section Officer in Central Secretariat Service in Ministry of Social Justice and Empowerment. So I have cleared SSC CGL in first attempt at the age of 22. ये सुनकर के काफ़ी ग्लैमरस लग रहा होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एट द एज ऑफ 22। ज़रूर इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा होगा, स्टडी बहुत अच्छी रही होगी, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रही होगी एंड एवरीथिंग वाज इन हर फेवर। बट दैट वाज नॉट द केस। सो अब मैं आगे अपने बारे में बताती हूँ। आई एम फ्रॉम दुमका, झारखंड एंड दुमका बहुत ही छोटा जगह है, शहर है झारखंड का। तो मेरी स्कूलिंग जो पूरी की पूरी स्कूलिंग थी वो दुमका में रह करके ही हुई। इवन मेरी जो प्रिपरेशन थी, आगे की जितनी भी प्रिपरेशन रही एसएससी सीजीएल या किसी भी अदर एग्ज़ाम की, दुमका में ही रह कर के हुई। तो क्लास 6 तक मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रही, कह सकते हैं बिलो एवरेज स्टूडेंट रही। मेरी पढ़ाई में बिल्कुल कोई ध्यान नहीं था और मुझे बस खेलने में मज़ा आता था। एक तो सिंगल चाइल्ड हूँ, बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड थी। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे हम लोग, लेकिन फिर भी प्यार में पेरेंट्स ने कभी कमी नहीं की। क्लास 10th में मैं टॉप 10 में आई थी अपने स्कूल के और मेरे पेपर में नाम वगैरह आए थे, तो बहुत अच्छा लगा था और पेरेंट्स को वहाँ पे एक बहुत उम्मीद जगी कि हाँ, ये कुछ करेगी आगे। उसके बाद यहाँ तक की मेरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई थी। क्लास 10 तक की मेरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई थी। इसके बाद मैंने खुद से एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया कि मैं 11th-12th में साइंस लूँगी और इंग्लिश मीडियम से लूँगी। साइंस लेने में हिंदी मीडियम से लेने का कोई मतलब मुझे बन नहीं रहा था, मुझे कुछ लोगों ने गाइड किया एंड इट वाज़ अ वेरी बिग डिसीज़न एंड द बेस्ट डिसीज़न ऑफ माय लाइफ। क्योंकि ये चीज़ मुझे आगे चल कर के बहुत मदद की और यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत हुई सब चीज़ों में को बैलेंस करने में, इंग्लिश से हिंदी में स्विच करने में, बट अ, धीरे-धीरे करते-करते मैं स्विच कर गई एंड 12th में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए मेरे एंड आई वाज़ इन टॉप 10 ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ हुई। अब इसके बाद क्या करना है, ये डिसाइड करना था। मैं इस टाइम पे एक होम ट्यूशन ले रही थी। मेरे पेरेंट्स ने एक होम ट्यूशन रख दिया था जो मुझे मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाते थे। इन सर ने मुझे गाइड किया कि तुम्हारी मैथ और इंग्लिश अच्छी है, तो तुम जनरल कॉम्पिटिशन की तरफ जा सकती हो, तुम बैंकिंग के एग्ज़ाम्स दे सकती हो। मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के फ़ेवर में थे कि एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम दो और एसबीआई में तुम या तो क्लर्क या फिर कुछ बन जाओ, जिससे कि तुम यहीं पे रहोगी दुमका में और दूर नहीं जाओगी। क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड थी, तो वो मुझे बाहर भेजना भी नहीं चाहते थे। उनका था कि बिल्कुल यहीं पे ही रखूँगा मैं। तो इस चीज़ को लेकर के फिर मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की। अब प्रिपरेशन कैसे करूँ? फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरे पास इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं थी एंड क्लास 12th में जब रिज़ल्ट आया, उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं इंजीनियरिंग की तरफ जाऊँ, क्योंकि मेरे मैथ्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, 100 आउट ऑफ 100, 10th में भी 12th में भी। तो मैथ्स मेरा काफ़ी अच्छा था, तो मुझे लगा कि अब मैथ अच्छा है तो जनरली लोग इंजीनियरिंग की तरफ स्विच करते हैं और मुझे मैथ्स अच्छा भी लगता था। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन जैसा कि मैंने बताया उतनी अच्छी नहीं थी। पापा को अगर मैं ज़िद करती तो वो करा देते, लेकिन मैं एडिशनल प्रेशर नहीं डालना चाहती थी उनके ऊपर। तो उन्होंने जैसा बोला मैंने वैसा किया। मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, इग्नू से मैंने एडमिशन लिया था और साथ ही साथ मैं टीचर्स ट्रेनिंग कर रही थी, एक रेगुलर, एक इरेगुलर। तो मैं ये दोनों चीज़ें कर रही थी, बट इसके साथ ही मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, क्योंकि जैसे जून में एक एग्ज़ाम खत्म होता था, तो दिसंबर में दूसरा एग्ज़ाम होता था। तो इसके कारण फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मेरे पूरे के पूरे इसी चीज़ में चले गए। बट जैसा कि मैंने बताया, मेरे दिमाग में था कि मुझे जनरल कॉम्पिटिशन की तरफ जाना है, बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने जस्ट आफ्टर 12th मैंने जैसे रिज़ल्ट आया मेरा, मैं तुरंत ही मैंने एक आस-पास की कोचिंग में एडमिशन ले लिया जो जनरल कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ाते थे। वो कोई एसएससी के लिए नहीं पढ़ाते थे, बैंकिंग के लिए नहीं पढ़ाते थे, वो जनरल कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ाते थे। एसएससी का तो तभी मैंने नाम भी नहीं सुना हुआ था कि एसएससी भी कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं या कुछ ऐसा बनते हैं। मुझे कुछ नहीं पता था। वहाँ पे मैं गई, मैंने एक जनरल सिलेबस का पता किया कि अच्छा ऐसे-ऐसे मैथ्स होता है, रीज़निंग होता है, जीके होता है और ये सारी चीज़ें होती है। तो
फिर मैं धीरे-धीरे करके मैंने वहाँ पे पढ़ना शुरू किया, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे। एक ग्रुप डिस्कशन में रहती थी जहाँ पे थोड़ी बहुत मैं वोकैब्स याद करती थी, जीके याद करती थी, तो धीरे-धीरे एक फ्लो में मैं रह रही थी, बट पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। बिकॉज़ मेरा फर्स्ट ईयर था ग्रेजुएशन में, तो मुझे उधर भी ध्यान देना था, फिर कभी वो खत्म होता था तो टीचर्स ट्रेनिंग आ जाती थी, उस पे ध्यान देना था। तो मैं वो सब चीज़ें भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरे पापा के पैसे लगे हुए थे और मैं पापा का पैसा तो बिल्कुल वेस्ट नहीं कर सकती। तो फिर मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर उसमें लगा दिया। बट मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इसमें इतना दिमाग लगा के कुछ नहीं होना है। मैं अगर 1 महीने पहले भी अच्छे से पढ़ लूँ, तो भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, इतनी मेरी समझ शक्ति है। तो फिर मैंने जैसे ही दिसंबर 2019 का टाइम था ये, दिसंबर 2019 में मैंने डिसाइड किया कि अब मैं 3 महीने अच्छे से पढ़ने वाली हूँ बिकॉज़ मेरा सीएचएसएल का एग्ज़ाम आने वाला था। सीएचएसएल 2019 का एग्ज़ाम आने वाला था। इसके पहले मैंने एक और सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिया था, जो कि सीएचएसएल 2018 था, जो मैं जस्ट रैंडमली ऐसे ही जाकर के बैठ गई थी। आई थिंक 2018 में हुआ था ये एग्ज़ाम, तो मैं ऐसे ही रैंडमली जाके बैठ गई थी और वहाँ पे मुझे 4 मार्क्स से मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ। ऐसे तो ये एक तरीके से फेलियर में गिना जाता है, बट ये मेरे लिए फेलियर नहीं था। ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन था कि अगर मैं बिना प्रिपरेशन के जाकर के उस एग्ज़ाम में बैठी हूँ, जस्ट वो मैंने कोचिंग की थी और थोड़ा बहुत जो सिलेबस कंप्लीट हुआ था उनके हिसाब से वो किया था और मैं जाके बैठ गई थी और मेरा नहीं क्लियर हुआ और मुझे भी बहुत अच्छे से पता था कि मेरी प्रिपरेशन नहीं है। तो 4 मार्क्स से मेरा छूट गया, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि अगर इस तरीके से मैं प्रिपरेशन करके दे रही हूँ और मेरा 4 मार्क्स से छूट रहा है, तो डेफ़िनिटली मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो मैंने दिसंबर 2019 में अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू किया। 3 महीने मैंने जितने फ्री रिसोर्सेज़ हो सकते हैं यूट्यूब में सारे एक्सप्लोर किए अच्छे से और 3 महीने में मैंने नोट्स बनाए मैथ्स के, इंग्लिश का जितना हो सके रिवीज़न उतना रिवीज़न किया और जीके का जितने चीज़ें पहले से मैंने पढ़ रखी थी ग्रुप डिस्कशन में उसको अच्छे से रिवाइज़ किया और मुझे चीज़ें याद नहीं हो रही थी जीके में तो मैंने ऑनलाइन सर्च करके पहले उसकी स्टोरी लाइन समझने की कोशिश की ताकि मुझे ईज़िली याद हो। इस तरीके से मैंने इस टाइम में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना शुरू किया जो कि मेरा पहले बिल्कुल नहीं था। तो मैं ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ज़ोर देना चाहूँगी कि अगर आपको एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है और ईज़िली क्लियर करना है, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा किसी भी सब्जेक्ट का उतना ही अच्छा होगा। तो टिप्स एंड ट्रिक्स भी कॉन्सेप्ट से बनते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैंने इस चीज़ों पे ध्यान दिया और 3 महीने मैंने अच्छे से पढ़ाई की। उन 3 महीनों के बाद मार्च 2020 में एग्ज़ाम होना था सीएचएसएल का, बट अगर आप लोगों को याद होगा तो उस समय आ गया था कोविड। और सारे ही एग्ज़ाम डिले होते चले गए, पोस्टपोन होते चले गए एंड एग्ज़ाम पोस्टपोन होकर के गया अक्टूबर में। अब मुझे ये 6 महीने का टाइम मिल गया वैसे तो थोड़ा बुरा लगा कि ये टाइम मुझे मिल एग्ज़ाम दे सकती थी, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता। उस समय मेरे मॉक में आ रहे थे मार्क्स 145 के अराउंड, 150 के अराउंड। अब मैंने डिसाइड किया मुझे इसको लेकर के आगे जाना है। फिर मैंने और डिटेल में वहाँ उस समय पढ़ना शुरू किया और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया, बहुत सारे मॉक्स लगाए और अक्टूबर 2020 मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई। उस समय भी कोविड का काफ़ी ये था बट मैं एग्ज़ाम छोड़ना नहीं चाहती थी तो मैं जान अकेली में लेकर के चली गई। पापा को भी साथ में लेके गई थी। पापा ऑब्वियसली मुझे कहीं छोड़ते नहीं थे अकेले, वो साथ में ही जाते थे हर एग्ज़ाम के सेंटर में, वो बाहर खड़े हुए मिलेंगे मेरे लिए। तो ये चीज़ हुई और अक्टूबर 2020 में जब मैं एग्ज़ाम देने गई, तो किस्मत ने ऐसा मतलब थपेड़े लगाए मेरे को कि गलती मेरी भी थी। मैंने ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर के मैं वहाँ नहीं गई। मैंने पता नहीं कैसी गाइडलाइंस पढ़ी, जो ओरिजिनल ब्रैकेट में दिया हुआ था वो मैंने पढ़ा ही नहीं। मुझे लगा बस आईडी कार्ड लेके जाना है। वहाँ गई, उन्होंने एंट्री के लिए मना कर दिया। साफ-साफ कि ये और ये चलेगा नहीं, आप जाकर के ओरिजिनल की कॉपी ले आओ। ऐसी किस्मत और ऐसी मैं उस समय पिछड़ी हुई सी थी कि मेरे आधार कार्ड मतलब मोबाइल नंबर से मैंने अपने आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया था। तो वहाँ पे वो भी नहीं निकल पाया और बस मैं रोती-धोती-धोती घर वापस आ गई। उसके बाद फिर एक बहुत बुरा लगा बिकॉज़ ये तो बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से किस्मत की मार थी और मुझे लग रहा था ये फेलियर में काउंट करूँ या क्या करूँ? मैं 1-2 महीने बिल्कुल शांत हो गई थी, कुछ भी नहीं पढ़ाई कर रही थी। जस्ट मेरा ग्रेजुएशन का भी एग्ज़ाम आ रहा था तो फिर मैंने उसकी पढ़ाई करने लगी। लेकिन जैसे फिर दिसंबर 2020 का टाइम आया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मेरे 4 महीने के बाद सीजीएल का एग्ज़ाम है, जो कि मेरी ड्रीम जॉब है, जो कि मेरा ड्रीम है, मुझे सीजीएल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है।
तो मैंने डिसाइड किया और मैंने थोड़ा ऑप्शंस ऑनलाइन एक्सप्लोर करने लगी और मैं प्रैक्टिस करने लगी। तभी मुझे एक ग्रुप के बारे में पता चला जहाँ जो बिल्कुल नया एक सर या सीजीएल 2019 बैच से सेलेक्टेड थे, उन्होंने वो ग्रुप बनाया था। वो सारे ऐसे-ऐसे स्टूडेंट को चूज़ कर रहे थे जो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड है। उस ग्रुप में गए तो थे 20 लोग, पर उन्होंने निकालते-निकालते 4-5 लोग हम लास्ट में बचे थे। दिसंबर आई स्टिल रिमेंबर द डे 9 दिसंबर 2020। उस समय से जो मैंने पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट की और मैं 3 महीने के बाद मेरा सीएचएसएल 2020 का एग्ज़ाम था। मैंने सीएचएसएल 2020 का एग्ज़ाम दिया आफ्टर 3 मंथ्स और वहाँ भी किस्मत की एक मार पड़ी। वो एग्ज़ाम में एंट्री तो हो गई। एग्ज़ाम में मैंने जाकर के सबसे पहले मैं उस समय इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करती थी। तो मैं गई और मैंने इंग्लिश का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया। सारे अच्छे-अच्छे गए, मेरी इंग्लिश अच्छी थी, तो इंग्लिश में मेरे अच्छे गए। उसके बाद जैसे मैं मैथ्स में गई और मैंने डायग्राम्स उस समय बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया था उन लोगों ने। तो जैसे डायग्राम इतना बड़ा-बड़ा दिख रहा था तो मुझे लगा अब स्क्रॉल करना होगा। तो मैं घर में जो लैपटॉप में अपनी प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने बड़े-बड़े डायग्राम मतलब स्क्रॉल करते-करते किया था। अब जैसे मेरी स्क्रीन में दिखने लगा तो मुझे लगा स्क्रॉल करना होगा नीचे जाने के लिए। अब वो नीचे जा ही नहीं रहा है क्योंकि माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है वो काम नहीं करता है उस टाइम पे। तो फिर मैं इधर-उधर पैनिक कर गई और मैं इधर-उधर देखने लगी, कोई था भी नहीं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे जो इन्विजिलेटर थे वो आए और उन्होंने बताया कि ये स्क्रॉल बटन काम नहीं करता है, आपको ड्रैग करना पड़ेगा। ड्रैग करने तो मुझे वैसे आता था बट एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर में इतनी बुरी तरीके से मैं पैनिक कर गई कि मेरा पूरा पेपर एक तरीके से खराब हो गया। मैं बस किसी तरह से लास्ट क्वेश्चन तक पहुँच सकी थी, जो कि मैंने सीखा था कि 1 राउंड लगाऊँगी, फिर दूसरे राउंड लगाऊँगी, तीसरे राउंड लगाऊँगी, वो सब कुछ बेकार हो गया। कुछ भी नहीं कर पाई। घर आई, बहुत रोई। मेरे जो मेंटर थे उनसे बात की, वो ही वाज़ ऑल्सो शॉक्ड बिकॉज़ मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, उनको लगा था ये तो बहुत अच्छा एकदम आराम से क्लियर कर जाएगी, बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आएगी। ही वाज़ ऑल्सो शॉक्ड और उनको भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। मुझे भी खराब लगा कि इन्होंने इतनी मेहनत की है सर ने और मैं तो कर नहीं पाई अच्छा परफ़ॉर्म। फिर मैंने सोचा कि मेरा हमेशा लाइफ़ में ये फंडा रहता है कि अगर मुझे फेलियर मिल रहा है, तो कहीं न कहीं मेरी गलती रही है। मैंने उसके बाद बैठ कर के अच्छे से एक डायरी और पेन और पेपर लिया और मैंने वहाँ पे लिखना शुरू किया आखिर कहाँ गलती हुई है मेरे से। मुझे एक रियलाइज़ हुआ जो वो तो मेरे माउस का स्क्रॉल बटन नहीं काम कर रहा था, वो तो मुझे आइडिया नहीं था, वो पता है ठीक है चलो वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम था। बट प्रॉब्लम मेरे साथ ये भी हुई थी कि मैंने जो सिस्टम था वो अच्छे से मैंने नहीं रखा था। सबसे पहले मैं इंग्लिश का करती थी और सबसे लास्ट में मैं मैथ का करती थी क्योंकि मैथ मुझे उतने अच्छे से मेरे से बन नहीं पा रहा था। मुझे लगता था पहले सारा अटेम्प्ट करके फिर लास्ट में मैथ अटेम्प्ट करूँगी। बट मैथ में टाइम लगता है और अगर लास्ट में आपके पास ऐसी चीज़ होगी जब आपके पास समय कम रहेगा, तो आप पैनिक ज़्यादा करोगे। तो वैसी चीज़ कभी लास्ट में नहीं रखनी चाहिए जो आपको टफ लगता है। तो मैंने लास्ट में मैथ को नहीं रखा और मैथ को फिर मैंने शुरू में लेकर के आई। सबसे पहले इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद रीज़निंग, उसके बाद जीके क्योंकि जीके चाहे आप के पास समय कम रहे, चाहे कुछ भी रहे, आप जीके अगर अटेम्प्ट करेंगे लास्ट में तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आता है तो करेंगे अटेम्प्ट, नहीं आता है तो आगे। तो उसमें पैनिक नहीं होता है। तो इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने बस ईज़ी-ईज़ी मॉक्स लगाए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स एंड ईज़ी-ईज़ी मॉक्स। फिर मुझे लगा कि एग्ज़ाम में घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो मैंने बहुत हार्ड मॉक लगाने शुरू किए। पहले तो ईज़ी मॉक भी लगाए, ईज़ी मॉक थोड़े दिन के लिए लगाए, जब मेरे अच्छे-अच्छे मार्क्स आने लगे ईज़ी मॉक्स में, तब मैंने स्विच किया। ऑली बोर्ड के कुछ मॉक्स थे, उसमें मैंने स्विच किया और इसके पहले मैंने लगभग बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स के मॉक लगाए, टेक्स्ट बुक, सुपर मॉक्स, जितने मॉक्स हो सके सारे मॉक्स लगाए मैंने। तो उसके बाद फिर मैं ऑली बोर्ड के मॉक्स मैंने लगाए और उसमें बहुत कम लोग अटेम्प्ट करते थे, उसमें भी मेरे 3rd, 4th, 5th रैंक आने लगी, तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। बट वो बहुत हार्ड मार्क्स होते थे, तो 130, 132 ऐसे ही मार्क्स आते थे। बट एक कॉन्फिडेंस हाई हुआ कि हाँ, चलो मेरी परसेंटाइल अच्छी आ रही है। मैंने परसेंटाइल पे ध्यान दिया कि हाँ, 95 परसेंटाइल ये सब आने लगी। तो मेरा एक कॉन्फिडेंस बन गया और जो प्रेशर यहाँ पे फ़ील कर पा रही थी मैं, एग्ज़ाम हॉल में उतना टफ़ क्वेश्चन तो कभी नहीं आने वाला है, इतना तो आप जान लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही रहता है, बट क्या होता है कि वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे पैनिक ज़्यादा करते हैं हम, तो वो प्रेशर में मैं एडजस्ट करने लगी। इसके बाद ये सारी हुआ, सो एट द एज ऑफ 22 जब मुझे डिसाइड करना था कि एएसओ इन सीएसएस लेनी है,
बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे उस समय नहीं मिला बिकॉज़ मेरे फैमिली में जो भी लोग थे वो लोग काफ़ी प्रेशराइज़ कर रहे थे कि एएसओ सीएसएस दिल्ली क्यों जाना है? जैसे मैंने पहले भी बताया मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं दुमका में रह कर के पढ़ाई करूँ। लेकिन मैंने फिर सब लोगों को समझाया कि ये एक स्टेबल जॉब है, तो मुझे एक लाइफ़ में स्टेबिलिटी चाहिए और आगे मुझे और भी जॉब की प्रिपरेशन करनी है। यूपीएससी की प्रिपरेशन मैं उस समय करना चाहती थी, तो मुझे लगा यहाँ जाकर के मुझे प्रिपरेशन करना अच्छा रहेगा। बहुत समझाना पड़ा लेकिन मेरे पापा हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने वो समझे और उन्होंने साथ दिया और फिर मैंने ये जॉब ऑप्ट की और मुझे मिल गई। इसलिए मैं हमेशा लोगों को ये समझाती हूँ कि अगर आपने कुछ सपना देखा है, तो आपका डेफ़िनेटली वो सपना पूरा होगा अगर आप उसमें हार्ड वर्क लगाएँगे और खुद के ऊपर विश्वास रखेंगे। कई बार आपके पेरेंट्स, आपके बहुत ही लव्ड वन्स आपके ऊपर विश्वास तब रखेंगे जब आप खुद अपने ऊपर विश्वास रखेंगे। अगर आपका खुद पर ही विश्वास नहीं रहेगा और आप खुद को ही आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो कैसे आप दूसरों को समझाओगे कि मैं कर लूँगा? आपकी जब मेहनत दिखेगी, जब आप वो उन्हें रिज़ल्ट दिखेगा, तब वो आपका ज़रूर सपोर्ट करेंगे। कोई भी इंसान हो, वो तभी सपोर्ट करेगा जब उसको थोड़ा बहुत सक्सेस दिख रहा होगा, ये दुनिया की रीत है। तो इस चीज़ को आप गाँठ बाँध के रख लो, दुनिया सक्सेस के पीछे आती है, तो अपने सक्सेसफुल होने के रास्ते में चलना शुरू कर दो एंड आई होप आप लोग सब कोई का की ड्रीम आप लोगों को मिले, आप लोगों की जो भी ड्रीम जॉब है वो सब कुछ मिले एंड मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स भी शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इतनी-इतनी पढ़ाई की, तो मैंने पढ़ाई तो 2 साल जो अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर थी उसमें भी की थी, लेकिन थर्ड ईयर में जो पढ़ाई की वही मेरी फ्रूटफुल रही। ये इसलिए रहा क्योंकि मैं उस टाइम पे बिल्कुल कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रही थी। कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आपको लगता है कि मुझे सब चीज़ें करनी है, मुझे किसी की शादी में भी जाना है, किसी का कुछ भी फंक्शन हो रहा है, मुझे उसमें भी जाना है, तो ये चीज़ आपकी नहीं हो पाएगी। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, आपको एक एकांत में अपने आप को डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर कभी कुछ हो रहा है, जैसे मेरा एग्ज़ाम बीच-बीच में आता था, लेकिन मैं मेक श्योर करती थी उस दिन भी एक मॉक लगाऊँ। तो कंसिस्टेंसी ही जो एक चीज़ थी उसने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया और मैंने अपनी ड्रीम जॉब उसके थ्रू पाई और आज के डेट में भी अगर मैं कुछ कर रही हूँ, तो मुझे पता है अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहूँगी, चाहे मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है टू बी फ्रैंक। मुझे पता है अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो नहीं हो पाएगा आगे। चाहे कोई और एग्ज़ाम क्रैक करना है, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, कुछ नहीं हो पाएगा। रिलेशनशिप में कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, कुछ नहीं हो पाएगा। हर चीज़ में कंसिस्टेंसी चाहिए। इसके अलावा जो भी मेरी फीमेल कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। मेरे ऊपर भी काफ़ी आया था, बट वो चीज़ें आपको समझानी पड़ेंगी लोगों को, अपने पेरेंट्स को ख़ासकर अपने ये में लेना पड़ेगा कि हाँ, मुझे इतना टाइम चाहिए, अगर मैं इतने टाइम तक नहीं कर पाऊँगी, उसके बाद फिर मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप मुझे शादी मत कराइए या जो भी, लेकिन इतने टाइम तक आप मुझे टाइम दीजिए और मैं कुछ करना चाहती हूँ। मेरे पापा के ऊपर भी बहुत प्रेशर आया था उस टाइम पे कि शादी करा दो, हमारे साइड में ग्रेजुएशन के बाद शादी करा देते हैं। तो मेरे पापा के ऊपर भी आने लगा था बिकॉज़ आई वाज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड, तो मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था कि शादी करा दो मेरे पापा को। तो मैंने पापा को समझाया मुझे 1 साल चाहिए, 1 साल मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी, उसके बाद अगर मेरा नहीं होता है मैं आपको बिल्कुल नहीं मना करूँगी शादी करा देना। और ऐसा कुछ था तो नहीं शादी भी करके अच्छे से आराम से रहती, लेकिन मुझे बहुत था कि मैं खुद के पैसे अर्न करूँ और मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट रह के अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ करना चाहती थी और उनकी जो एक खुशी थी, मेरे पापा का जो एक एक्सपेक्टेशन था कि हाँ, कुछ करना है, मेरी बेटी कुछ करेगी और नाम ऊँचा करेगी, जो हर पेरेंट्स का रहता है, तो उसको मुझे पूरा करना था। कुछ मिस्टेक्स एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कि मैंने अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में समझा। अगर आपको फेलियर मिल रहा है, तो फेलियर मिलने के लिए जैसे लगता है कि हाँ, ठीक है 3-4 अटेम्प्ट तो देने ही होंगे, उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो लोग 1 अटेम्प्ट दे रहे हैं, दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं, तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं, चौथा अटेम्प्ट दे रहे हैं, उसके बाद फ्रस्ट्रेट होकर के छोड़ देते हैं। फिर कोई दूसरा एग्ज़ाम स्विच कर लेते हैं। इस तरीके से बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर आप फेल हो रहे हैं, तो आप बैठो खुद के साथ और बैठ कर के एक इंट्रोस्पेक्शन करो कि मैंने कहाँ पे गलती की। और उसके बाद मेक श्योर करो कि दूसरे अटेम्प्ट में ये जो आपने गलती की वो रिपीट ना हो। दूसरे अटेम्प्ट में हो सकता है दूसरी गलती हो जाए, जो कि मेरे साथ भी हुई थी पहले।
दूसरे अटेम्प्ट में जो एग्ज़ाम जो गलती करोगे, फिर उसके बाद तीसरे अटेम्प्ट में वो गलती, सेम गलती कभी रिपीट करने की कोशिश मत करो। इस तरह से आप फ़ैमिलियराइज़ हो जाओगे, 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको। इनफैक्ट अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट भी में भी क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर कोई टारगेट करता है कि मुझे सीजीएल क्रैक करना है, तो वो बस सोचता है कि मैं सीजीएल का ही एग्ज़ाम डायरेक्ट जाके दूँगा। ऐसी गलती कभी मत करना। अगर मैंने ऐसी गलती की होती तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं हो पाता, 2-3 अटेम्प्ट लग जाते मुझे। इसके पहले भी मैंने छोटे-मोटे एग्ज़ाम्स दिए थे, इसके कारण ही मुझे वो सिस्टम से फ़ैमिलियराइज़ होना पड़ा। क्योंकि सिर्फ़ आपकी जो पढ़ाई है वो मैटर नहीं करती है। आपको पढ़ाई के साथ-साथ सिस्टम से फ़ैमिलियराइज़ होना पड़ेगा। आपको साथ ही साथ एक जो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है, जो एग्ज़ाम प्रेशर होता है, उससे भी फ़ैमिलियराइज़ होना पड़ेगा। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। सो दीज़ आर द मिस्टेक्स जो कि बिल्कुल रिपीट मत करना। सो दैट वाज़ ऑल एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू जोश टॉक्स कि मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली जिससे कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर पाई और आप लोगों के जीवन में आई होप मैंने कुछ ना कुछ छोटा-सा भी अगर इम्पैक्ट डाला होगा, तो मेरी ये जो टॉक होगी वो सफल हो जाएगी। सो थैंक यू जोश टॉक्स, थैंक यू एवरीवन।